Morning students, how are you? You are welcome to CR International online classes. आज का आपका असाइनमेंट नंबर है 75 फॉर बोथ मीडियम हिंदी एंड इंग्लिश। टॉपिक है आपका संथाल पुनर्वास यानी संथालों का निवास स्थान। संथाल एक जनजाति है जो पहाड़िया जनजाति के समकक्ष दूसरी जनजाति है। ये वेस्ट बंगाल के अंदर ये 18वीं सदी के अंदर वहाँ पर आए। 1780 के आसपास संथाल लोग वहाँ वेस्ट बंगाल में आए। वेस्ट बंगाल के किसी बाहरी क्षेत्र से यानी झारखंड, छत्तीसगढ़, इन इलाकों से वहाँ गए। इनका इस तरह की व्यवस्था थी कि ये लोग खेती को बहुत ही सघन खेती के तौर पे करते थे। एक गहन खेती की जो विशेषताएं होती हैं वो इनकी खेती में होती थी, जैसे चावल की खेती है, दालों की खेती है, या फिर तंबाकू की खेती है, इस तरह की खेती, गन्ने की खेती है, इस तरह की खेती को उगाने की कोशिश करते थे। इनके लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा वनों को साफ करके और समतल एरिया को ढूंढते थे। समतल एरिया में बड़े बड़े खेत तैयार करते थे, बहुत मेहनत करते थे, एक तरह से आधुनिक तरीकों से खेती करते थे। इनके साथ में अंग्रेज़ों का सपोर्ट भी इनके साथ था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने सबसे पहले पहाड़िया लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश की, लेकिन पहाड़िया लोगों ने उनकी कोई बात नहीं सुनी, उनकी कोई बातों पे ध्यान ही नहीं दिया, ना कोई सपोर्ट की। और इसके अलावा जब भी उनका मौका लगता था अंग्रेज़ अधिकारियों को वो लूट लेते थे, उनके साथ मारपीट करते थे, मार भी देते थे। तो इस तरह की गतिविधियों से परेशान होकर के अंग्रेज़ लोगों ने उन्हें जंगली, दुर्दांत अपराधी तक की संज्ञा दे डाली। दूसरी तरफ संथाल लोगों के साथ वो कोऑपरेटिव इसलिए थे क्योंकि वे कहना मानते थे, जो भी उन्हें दिशा निर्देश दिया जाता है उसके कहने के अनुसार वो काम करते थे। जिस तरीके की उन्हें खेती चाहिए थी वैसी खेती करते थे। जैसे नील की खेती के लिए भी उनको प्रोत्साहित किया गया, चावल की खेती के लिए, गन्ने की खेती के लिए, और जैसे कि कुछ पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर चाय की खेती के लिए भी उनको प्रोत्साहित किया गया। इसके अंदर हम इसको स्टार्ट करते हैं कि संथाल सेटल इन राजमहल हिल। संथाल जो जनजाति थी राजमहल पहाड़ियों के अंदर आकर के रहने लगी। ये जगह किसने उपलब्ध करवाई? अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने। द संथाल सेटल्ड इन द राजमहल हिल्स एट अराउंड 1800। 1800 ईस्वी के आसपास संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में आकर रहने लगे। अब जैसे ये यहाँ पर आकर रहने लगे, पहाड़िया लोगों को पता लग गया। पहाड़िया लोगों ने बहुत कोशिश की इनको वहाँ से हटाने की, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। इसलिए जब भी कभी कोई झगड़ा या विवाद की स्थिति होती थी तो ये उस सिचुएशन को कंट्रोल में रखते थे। नेक्स्ट है earlier the Santhals had come into the Bengal around the 1780। 1780 के आसपास संथाल लोग बंगाल के अंदर आए। इससे पहले दूसरे क्षेत्र के निवासी थे, जैसे कि मैंने अभी बताया, ये उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ उस इलाके से बिलोंग करते थे। बाद में ये बंगाल की तरफ गए। इनको पता चल गया कि बंगाल के अंदर उपजाऊ भूमि की कोई कमी नहीं है, वनों को साफ करके वहाँ पे हर तरीके की खेती हो सकती है। इसलिए ये इनको और क्या चाहिए थे? इनको यही चाहिए था। दे हैड 40 विलेजेस इन 1838। 1838 में इनके कुल गाँव की संख्या 40 थी। बट बाई 1851, लेकिन 1851 तक आते आते अबाउट 1473 ये 1473 संथालों के गांव बस गए। हम तुलना करके देखें कहाँ 40 गांव हैं 1838 में। 1838 से 1851 का टाइम पीरियड हम देख सकते हैं। इसके अंदर बहुत ही कम टाइम पीरियड 1838 से 51 का रहा, इसमें 1473 इनके गांव बस गए। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि इनकी जो एक तरह से जनसंख्या वृद्धि थी या अभिवृद्धि विकास था, दूसरे क्षेत्रों के संथाल आकर के यहाँ रहने लगे, कोई भी वजह रही हो, लेकिन इनके गांव बहुत तेज़ी से डेवलप हुए। इसके बाद संथाल वर 3000 इन 1838। इनकी कुल संख्या जो जनसंख्या थी 1838 में कुल 3000 होती थी वेस्ट बंगाल के अंदर, लेकिन बाद में क्या हुआ? बट ग्रीव अप 82,000 बाई 1851। लेकिन 1851 तक आते आते इनकी संख्या 82,000 पहुंच गई। अब संख्या 3000 को और 82,000 को देखिए कितना बड़ा अंतर हमारे सामने है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कई गुना
कई गुना ये जनसंख्या का वहाँ पे अभिवृद्धि देखने को मिली। संथालों का विकास इस बात को परिलक्षित कर रहा है। नेक्स्ट, द रोल ऑफ ब्रिटिश। इसके अंदर ब्रिटिश लोग भी यही चाहते थे कि पहाड़िया लोगों को अपदस्थ करके ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र में भेज दिया जाएगा, क्योंकि वो इतने उत्पादक भी नहीं हैं, ज़्यादा खेती करना उन्हें आता भी नहीं है, ट्रेडिशनल तरीक़ों से खेती करते हैं, झूम खेती करते हैं, और वो पर्यावरण के लिए अच्छी भी नहीं है, वो उनको अपराधी भी मानते थे, अच्छा व्यक्ति नहीं मानते थे, उन्हें एक अच्छा नागरिक होने का दावा भी वो उनके लिए नहीं करते थे। लेकिन संथाल लोगों को वो बहुत ही ठीक मानते थे। वो समझते थे कि इनको तरीके से खेती करना आता है, यानी आधुनिक तरीक़ों से वो खेती करते थे। जैसे जो पहाड़िया लोग हैं वो कुदाल का इस्तेमाल करते थे, कुदाल कस्सी को कहते हैं, जबकि जो संथाल लोग हैं, संथाल लोग हल का इस्तेमाल करते थे, और हल को खेती के अंदर चलाने से उसकी उत्पादक क्षमता जो है डेफिनेटली बढ़ती है, क्योंकि हल गहराई तक उसकी जुताई करता है, नीचे की मिट्टी को ऊपर करने में बहुत ही ज़्यादा सहयोग करता है। इससे मिट्टी के अंदर जो आंतरिक क्षेत्र में जो कीड़े हैं उनको भी बाहर निकालता है, जो कि खेती के उत्पादन के लिए बहुत ठीक होते हैं, और पानी सोखने वाली पावर जो है मिट्टी के अंदर पैदा करता है, और जो थोड़ा सा टाइट ज़मीन है यानी थोड़ा सा मजबूत ज़मीन है उसको भी थोड़ा सा नरम बना देता है। इसके बाद द ट्रेवल्स एंड द सर्विस ऑफ, हम ये टॉपिक आपका और देखिए, द लैंड ऑफ संथाल्स। इसमें संथालों को ब्रिटिश लोगों के द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ज़मीनें प्रदान कर दी गई कि ये आपकी ज़मीनें, आपने डिक्लेयर्ड ज़मीनें हैं, जो दामिन ए कोह के नाम से जाना जाता था। दामिन ए कोह एक ऐसा क्षेत्र था जो सिर्फ संथाल लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से दे दिया गया था, और इसके अंदर हम ये देखते हैं कि इनकी इज्जत मान सम्मान बढ़ता जा रहा है अंग्रेज़ों की नज़र में। अंग्रेज़ों से इनके रिलेशन भी ठीक हैं। दूसरी तरफ पहाड़िया लोगों के साथ में रिलेशन भी ठीक नहीं है। पहाड़िया लोगों को वो बहुत बार इस तरह के एग्जाम्पल भी देखने को मिले कि जैसे जंगल के अंदर जाकर के जीवों का शिकार किया जाता है, उसी तरीके से पहाड़िया लोगों को वो चुन चुन करके मारने लगे अंग्रेज, और बड़ी संख्या में पहाड़िया लोगों को ख़त्म कर दिया। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, ट्रेवल्स एंड सर्वेज ऑफ बुकानन। बुकानन की यात्रा और उसकी सर्वेक्षण के विषय में ये टॉपिक है कि किस किस क्षेत्र का सर्वे उसने किया। वो एक बहुत अच्छा सर्वेयर था। वह पहले उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की एक अधिकारी के रूप में जॉब की, और उसकी जॉब कंप्लीट होने के बाद फिर उसने एक एक्स्ट्रा रूप से, यानी एक अतिरिक्त कार्यभार उनको सौंपा गया, क्योंकि उनमें सर्वेक्षण की और एक अवलोकनकर्ता की बहुत अच्छी उनके अंदर समझ थी। फ्रांसिस बुकानन कैम टू इंडिया इन 1974। 1974 के अंदर फ्रांसिस बुकानन नाम का जो व्यक्ति है ये इंडिया में आया। कब आया है? 1974 में। उसके बाद ही वॉज ए फिजिशियन, वह एक चिकित्सक था। डॉक्टरी पेशा उसको मतलब ठीक लगता था, और वो डॉक्टरी पेशे से ही बिलोंग करता था। एंड सर्व्ड इन द बंगाल मेडिकल सर्विस, और उसने बंगाल के अंदर चिकित्सा सेवा के अंदर सहयोग प्रदान किया। इसके बाद कब तक किया? बंगाल चिकित्सा सेवा के अंदर इन्होंने 1815 तक उसने बंगाल चिकित्सा सेवा के अंदर इसने सहयोग किया। इसके बाद ही वॉज ए सर्जन ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली, वह लॉर्ड वेलेस्ली का एक सर्जन था, उसने उसकी भी सर्जरी की थी। वो एक चिकित्सक था, तो चिकित्सक के रूप में उसने सर्जरी का काम भी उसको आता था, शल्य चिकित्सक का काम आता था। और ये उसका जो उस समय इंडिया का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी गवर्नर जनरल जो इंडिया का था, उसको लॉर्ड वेलेस्ली उनका नाम था। और ये जो बुकानन है ये उसका शल्य चिकित्सक था। उसकी कहीं ना कहीं कोई ऑपरेशन किया हो, कोई बीमारी बढ़ गई हो, उसकी शल्य चिकित्सा उसी जगह काम आती है। ही हैड बिकम ए एम्प्लॉई ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें बताया गया है कि वह जहाँ से रिटायर होने के बाद, बंगाल मेडिकल सर्विस से 1815 में रिटायर होने के बाद, वह ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी या अधिकारी नियुक्त हो गया। फिर आगे क्या हुआ है? ही वॉज ऑलवेज इंस्पायर्ड बाय लैंडस्केप, वह जमीन के धरातल को देकर, ऊंचे नीचे धरातल को लेकर, धरातल की बनावट को लेकर, उबड़ खाबड़ जमीनों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता था, क्योंकि उसे उबड़ खाबड़ ज़मीनें अच्छी लगती थी। वो सोचता था कि ये नेचर ने इन चीज़ों को बनाया है, इनके साथ मानव का इतना बड़ा कोई मतलब इंटरफेरेंस नहीं है।
और जैसे जिस भी क्षेत्र में झरने बहते हुए दर्शाए, उन्होंने बहुत सी ऐसी पेंटिंग्स का निर्माण भी किया और कुछ इस तरह की मतलब बातों को अपनी रिपोर्ट के जरिए भी उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने रखा कि जो धरातल उबड़ खाबड़ नज़र आता है वो उबड़ खाबड़ ना होकर के प्रकृति का रमणीय स्थान है और उसको हम और भी पर्यटन के रूप में विकसित कर सकते हैं, जैसे कि आज की आधुनिक सरकारें ऐसा कर रही हैं। जैसे कि अपने पास में अगर हम धारुएड़ा की बात करें, धारुएड़ा के अंदर एक बांध बनाया गया था बहुत समय पहले और उस समय पर बिजली बनाने के प्रावधान रखे गए थे, लेकिन साबी नदी आना बंद हो गई वर्षा की कमी की वजह से। इस वजह से अब उस क्षेत्र को एक पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा, उसमें कृत्रिम रूप से पानी भरा जाएगा और पानी भरने के बाद उसमें वाटर बोट का या फिर इस तरह की जल क्रीड़ा कैसे से संबंधित इस तरह की गतिविधियां वहां देखने को मिल सकती हैं आने वाले समय में। ये भविष्य का प्लान है इसके अंदर। नेक्स्ट है इसके अंदर, ही वॉज ए कीन ऑब्जर्वर ऑफ थिंग्स। वह बहुत ही बारीक से बारीक चीज़ों को बहुत तरीके से उसको देखकर समझ लेता था कि किसी क्षेत्र के अंदर वह घूमने गया है, मान लीजिए किसी पहाड़ी क्षेत्र में, मान लीजिए किसी रेगिस्तानी क्षेत्र में या किसी खनिज जहाँ से निकलते हैं खदानों के क्षेत्र में घूमने गया है, तो उसने देखा कि जो नमक निकालने का जो प्राकृतिक तरीका है, उसको तैयार करने का जो तरीका है, वो मतलब उसमें क्या फ़र्क है, हम जो आधुनिक तरीके से नमक निकालते हैं उसमें क्या फ़र्क है। उसमें ये भी उन्होंने देखा कि तरह तरह की जो चट्टानें हैं उनके अंदर कौन कौन से अवयव, कौन कौन से अयस्क, कौन कौन सी धातुएं वहाँ मौजूद हैं जो आने वाले समय में किस पर्पज़ से इस्तेमाल हो सकती हैं। कोई ज़मीन का जो धरातल है किस तरीके की फसल के लिए ज़्यादा बेहतर है, उसको ये भी पता था कि किस क्षेत्र से वनों को साफ करने की ज़रूरत है और किस क्षेत्र के अंदर वनों को साफ नहीं करना है, यानी वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाने की ज़रूरत है। और उसको मिट्टी की गुणवत्ता देख कर के जो और जल की गुणवत्ता देख कर के वो ये अनुमान लगाने की कोशिश करता था और वास्तव में वो सफल भी हुआ इस चीज़ में कि किस क्षेत्र में किस चीज़ की खेती किस क्षेत्र में और किस फसल को वहाँ पे ज़्यादा उगाया जाना चाहिए, किस तरह के वहाँ पे बाग बगीचे लगाए जाने चाहिए जो ज़्यादा डेवलप हो सकते हैं। इसके बाद ही हैड कीन डिज़ायर टू डिस्कवर द अननोन। उसको ऐसी चीज़ों के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता था जिसके विषय में वह बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं रखता था। ऐसी जानकारी वो इन चीज़ों के अंदर बहुत गहराई तक जाने की कोशिश करता था और उससे बहुत सी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता था। इसकी बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी रहते हुए ये दूर दराज के हर क्षेत्र के अंदर गया और सांस्कृतिक परिवेश का अध्ययन किया, प्राकृतिक परिवेश का अध्ययन किया, उनसे संबंधित विभिन्न तरह के जो पहलू थे उनका अध्ययन करके उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के लाभ के लिए, उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सलाह दी और सलाह को लागू भी कराया। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी रहते हुए उसने ये बात भी बताई कि जो आदिवासी जो लोग हैं, जनजाति लोग हैं, पहाड़िया जैसी जनजाति के लोग हैं, वे समाज के अंदर विकास के रूप में एक बाधक हैं और इस तरीके से विकास नहीं हो सकता है अगर उनको उस व्यक्ति को ये महसूस होता था कि उनकी जो घरों की बनावट है वो एक बिल्कुल आधुनिक नहीं है और वो एक भद्दा उसे लगता था। इस तरह का उनका पहनावा है, उनका बोलचाल का तरीका है, इस तरीके से वो उन्हें पसंद नहीं करता था और उनकी जो खेती करने के तरीके थे वो भी उसे पसंद नहीं थे। जबकि संथाल लोगों को कुछ हद तक वो पसंद करता था क्योंकि उनकी खेती का तकनीकी जो थी काफ़ी अलग होती थी। नेक्स्ट है इसके अंदर, ही वॉज ए मैन ऑफ विजन। वो एक बिल्कुल एक तीक्ष्ण दृष्टि का इंसान था जो एक बार देखकर ही समझ लेता था कि ये परिस्थिति किस तरह की है। इसमें आगे बता रखा है, एंड ऑलवेज थॉट हाउ द लैंड कुड बी मेड मोर प्रोडक्टिव। और वो इस चीज़ की समझ को हमेशा माइंड में लेके चलता था कि किसी भी क्षेत्र के अंदर वो घूमने जा रहा है तो उस क्षेत्र की धरातल से, उस क्षेत्र की मिट्टी से, उस क्षेत्र के जल से उसकी प्रोडक्शन कैसे बढ़ सकती है, उसका यूज कैसे होना चाहिए। अगर किसी क्षेत्र में बागवानी को डेवलप करना है, अगर किसी क्षेत्र में पर्यटन को डेवलप करना है, या फिर किसी क्षेत्र में खदानों का जो अयस्क निकाले जाने हैं, या फिर वहाँ पे कोई कारखाना लगवाना है, इस तरह की व्यवस्था करना, ये सब उसकी अपने माइंड में सेट होते थे। यहाँ हम इस टॉपिक को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। यहाँ संथाल लोगों के राजमहल पहाड़ियों के अंदर उसके निवास के बारे में चर्चा की गई है। इस लाइन के अंदर
संथाल राजमहल पहाड़ियों के अंदर 1800 ईस्वी तक आकर के वहाँ पे मतलब आकर बसे। सबसे पहले ये लोग बंगाल के अंदर 1780 में आए। शुरुआत में 40 गांव थे 1838 में, 1851 में बढ़कर 1473 हो गए, जिससे साफ जाहिर होता है कि संथालों की संख्या और उनके गांवों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। 3000 की इनकी कुल जनसंख्या थी 1838 में, बाद में बढ़ करके 1851 में 82,000 हो गई। ये बात भी इसको परिलक्षित करती है कि इनकी जनसंख्या में बढ़ावा देखने को मिल रहा है, इनका विकास भी हो रहा है। और ब्रिटिशर्स इनकी संथाल लोगों को ज़्यादा ठीक मानते थे, पहाड़िया लोगों की अपेक्षा इनका ज़्यादा सम्मान भी करते थे, इनके साथ उनका कुल मिलाकर के व्यवहार भी ठीक था। लेकिन ऐसा नहीं था कि इनके और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में कभी तनाव पैदा नहीं हुआ, ऐसा नहीं था। कुछ समय तक तो ठीक ठाक चला, लेकिन बाद में विभिन्न जो टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया कि जो संथाल लोगों का जो उत्पादन था वो सारा का सारा लगभग सारा टैक्स के रूप में चला जाता था। उनकी बचत नाम मात्र की रह जाती थी, वो दरिद्र के दरिद्र रह जाते थे। इससे बड़ी समस्याएं पैदा हुई और उन्होंने ब्रिटिशर्स का विरोध करना शुरू किया, खुलेआम विद्रोह किए और बहुत लोगों को उस समय मार भी दिया गया था, दमन किया गया था, सरकार के द्वारा अत्याचार किया गया था। द लैंड ऑफ संथाल्स, और संथाल लोगों को जो ज़मीनें दी गई थी उन्हें दामिने कोहो कहा गया था। पहले ये ज़मीनें पहाड़िया लोगों की होती थी, लेकिन पहाड़िया लोगों ने के उत्पादन प्रक्रिया से अंग्रेज संतुष्ट नहीं थे, इसलिए संथाल लोगों को दिलाई गई, क्योंकि उनको लगता था कि ये ज़्यादा उत्पादन करके देंगे, ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो उन्हें ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स मिलेगा, और इस लालच में उन्होंने दामिने कोहो को और संथाल लोगों को दिलवाया। अगले टॉपिक के अंदर यात्रा और सर्वेक्षण के विषय में बताया गया है, जो कि बुकानन के द्वारा किए गए थे। ये जो फ्रांसिस बुकानन है, ये इंडिया के अंदर 1974 में आया। वो एक चिकित्सक था, उसने बंगाल चिकित्सा सेवा में 1815 तक उसने सेवा की। वह एक लॉर्ड वेलेस्ली का, जो कि उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनका शल्य चिकित्सक होता था। वह बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी बन गया और उन्हें प्रेरित किया गया, उन्हें रिक्वेस्ट की गई कि आप हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सेवाएं दीजिए, तब उन्होंने हाँ की थी। ही वॉज ऑलवेज इंस्पायर्ड बाई लैंडस्केप, वह धरातल की बनावट से बहुत ज़्यादा खुश होता था, उबड़ खाबड़ जहाँ पे बनावट होती थी उसको ज़्यादा पसंद करता था। He had a keen desire to discover the unknown. उसे जिन वस्तुओं के बारे में, जिस चीज़ के बारे में उसे बिल्कुल कोई ज्ञान नहीं होता था, उसके बारे में जानना उसे बहुत अच्छा लगता था, उसमें उसकी रुचि बढ़ती चली जाती थी। He was a keen observer of things. वह छोटी छोटी वस्तुओं को बड़े ध्यान से, सूक्ष्म और तीक्ष्ण दृष्टि से उसको देखता था और उसका क्या यूज़ हो सकता है, किसी क्षेत्र की मिट्टी का क्या यूज़ हो सकता है, वहाँ पे जलवायु कैसी है, कौन सी फसल ज़्यादा अच्छी है, किस क्षेत्र में वन ज़्यादा ठीक रहेंगे, किस क्षेत्र में शहर बसाया जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा, इस तरह की बातें वो ध्यान रखते थे। ही वॉज ए मैन ऑफ विजन, वह तीक्ष्ण दृष्टि के स्वामी थे और अवलोकन करता बहुत अच्छे थे, एक बार देखने समझ लेते थे, स्थिति को समझ लेते थे। ऑलवेज थॉट हाउ द लैंड कुड बी मेड मोर प्रोडक्टिव, और हमेशा ही इस बात को सोचते रहते थे कि किस तरीके से जमीन की उत्पादकता को बढ़ाया जाए। अब हमारे पास ये दोनों टॉपिक रेडी हो जाते हैं। पहला टॉपिक, संथाल को राजमहल पहाड़ियों के अंदर अंग्रेजों के द्वारा क्यों बसाया गया था, दामिन ए कोहो के रूप में इनको जगह दी गई थी। इससे अगला टॉपिक है बुकानन के विषय में, जो उनकी यात्राएं और सर्वेक्षण के विषय में जानकारी प्रदान करता है। इससे हमने ये दो टॉपिक और आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।